हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब। केम छो, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कैसे हैं। तो आज का हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, हर तरह की भांति। तो आज की क्लास में हम लोग जो करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन, और वे वैसे क्वेश्चन होंगे जो हमें हमारे रिजल्ट में काफी सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग आज के सेशन की ओर चलते हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्लास की ओर जाने से पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एक हम लोग गैलीलियो गैलीली के द्वारा एक कहा हुआ एक थॉट है, जो उनकी सोच की रचना है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकते, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल उन्हें अपने भीतर खोज में मदद कर सकते हैं। तो आप लोग को मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप सीखो या ना सीखो, लेकिन आपके अंदर एक खोज करना बहुत जरूरी है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कुछ कर सकते हो, आपका जो लक्ष्य है आप उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्लास के सेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आज के क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे, उन क्वेश्चन को पढ़ना है, और हमेशा की तरह मैं 4 ऑप्शन भी देती हूँ, और पोल के माध्यम से भी आपको आंसर मिलता है और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा 26 जनवरी, ऑप्शन बी जो है हमारा 9 जनवरी, ऑप्शन सी है 27 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। तो आपको मैं बता दूं, भारतीय जो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो दिवस भारतीय दिवस के रूप में मन रहा है, यह महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत लौट रहे थे तब से ये उनके उपलब्ध में मनाया जाने लगा। और बात करे जाए तो प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार हमारे जो देश में मना था वो साल 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। तो पहली बार कब मनाया गया था, 2003 में बनाया गया था, ठीक। क्यों मनाया जाता था, महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, वो जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो उनके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, पोल के माध्यम से भी आपको आंसर मिलेंगे, और हमेशा की भांति रेड बॉक्स में राइट साइड में एक्सप्लेनेशन के रूप में भी मैं आपको दे देती हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर से पढ़ेंगे, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी खेरा सत्याग्रह, एंड लास्ट जो है वो ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो आपको मैं बता दूं कि 1922 में चौरी चौरा जब कांड हुआ था गोरखपुर में, उस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, ठीक है। तो अगर बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा में आपको बता दी 1922 की बात है। खेरा सत्याग्रह की बात करें तो वो 1918 में गुजरात में हुआ था, और असहयोग आंदोलन की बात करें तो वो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि महात्मा गांधी ने किस असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा घटना, कौन सा मतलब आंदोलन जो छेड़ते वो वापस लिया, तो उन्होंने 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के रूप में वापस ले लिया था। हम लोग पोल के माध्यम से भी आंसर देख रहे हैं, और हमेशा की तरह रेड बॉक्स में आपको राइट साइड में दिखेंगे एक्सप्लेनेशन, जो आपके लिए काफी
हेल्पफुल होंगी। ठीक है, जो बच्चे को समझ में आ रहा है सभी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और हमें अपनी राय जरूर देंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे को पता चल रहा है? चलिए कमेंट करिए कौन बच्चे क्लास देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए दिख रहा है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 एंड ऑप्शन डी जो है वो है अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो आपको पता होगा ये अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 जो हमें मतलब कि ये जो हमारा संविधान जो बनाया कहते हैं वो हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने इस संविधान को आत्मा भी कहा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान की आत्मा के रूप से भी जानते हैं, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर ये बनाया गया था कि हम अपने मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो वो एक दलित परिवार के से बिलोंग करते थे। आपको पता होगा उन्होंने उच्च जाति द्वारा जो नीचे जाति पे जो शोषण होता था उसके बहिष्कार के लिए कई ऐसे कदम उठाए थे कि जिनसे लोग में एक समानता की भावना आ सके। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको पोल के माध्यम से भी आंसर दिख जाएंगे कि हमारा आंसर जो क्या है सी जो है उसको लॉक करेंगे और रेड बॉक्स में आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में भी जरूर दिख जाएंगे। चलिए बच्चे कमेंट करते रहिए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका है नील नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा कागो नदी एंड ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है वो है मिसिसिपी नदी। तो आपको पता होना चाहिए कागो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी अफ्रीका में बहती है और विषुवत को 2 भागों में काटकर 2 बार ये पार करती है। ठीक है, नील नदी की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 6650 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, अमेजन नदी की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की बहने वाली एक नदी है जो एक सहायक नदी के रूप में भी है। ठीक है, कागो नदी के बारे में तो बता दिए, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मिसिसिपी नदी की अगर बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रमुख और दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि विषुवत रेखा जो है किस नदी को 2 बार काटती है? तो कागो नदी को। तो इसलिए जो हमारा सी है वो राइट आंसर है, इसको लॉक करेंगे और पोल के माध्यम से भी आपको आंसर दिख जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़िए। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है? रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो आपको पता हो या नहीं भी हो लेकिन माइंड में इसको रखना है, हर एक क्वेश्चन को याद करना है, यहीं पे होमवर्क नहीं यहीं पे याद करना है। ठीक है, रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने 1930 में इनको इस खोज के लिए पुरस्कार भी मिला था जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? बी जो ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जिनके वजह से उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो हमारा पोल के माध्यम से भी आपको आंसर दिखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बताइए बच्चे आपको अपनी मैम से पढ़ने में मजा आ रहा है ना? जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा मुझे। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? फिर से पढ़ेंगे, गरीबी हटाओ एक नारा है, इसे किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए
प्रथम योजना, ऑप्शन बी द्वितीय योजना, ऑप्शन सी पंचवर्षीय योजना एंड ऑप्शन डी छठी योजना। तो गरीबी हटाओ का नारा जो हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने दिया था। उन्होंने किस रूप में दिया था? ये पंचवर्षीय योजना के रूप में दिया था। इंदिरा गांधी का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो गरीबी है उसे जड़ से खत्म किया जाए और लोगों को ये हिम्मत दिया जाए और ये सहानुभूति देके कि गरीबी को हम लोग भारत से भगाए और एक गरीब मुक्त हम लोग अपने भारत को राज्य के रूप में बनाए। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये सी ऑप्शन है, पंचवर्षीय योजना। किनके द्वारा दिया गया? तो हमारी जो सरकार थी, पूर्व सरकार इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, पोल के माध्यम से भी आंसर आपको दिख रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रही हूँ। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वेज, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर दो सागरों को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए है भूमध्य सागर और अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी लाल सागर और अरब सागर एंड लास्ट जो है ऑप्शन डी अटलांटिक और प्रशांत महासागर। तो स्वेज नहर जो है वो मिस्र में है। सबसे पहली ये बात आप लोग जान जाइए। ठीक है, स्वेज नहर जो है वो मिस्र में है और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी बी जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है। और पोल के माध्यम से भी आपको आंसर मैं दे रही हूँ, तो हम लोग बी आंसर को लॉक करेंगे। ठीक है, और आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आपको ये बता दे कि जो ये स्वेज नहर है, जैसा कि हम लोग जानेंगे, ये मिस्र में है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप से एशिया का एक समुद्री मार्ग जो होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, यानी शॉर्टकट एक डिस्टेंस हमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सी है? आंतरिक अंग का मतलब है जो हमारे अंदर है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे आंतरिक अंग कौन सी है? तो ऑप्शन मैं दे रही हूँ हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत यानी लीवर है, जो लगभग 1.2 से लगभग 1.5 किलोग्राम का उसका वजन होता है। और ये जो लीवर होते हैं हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। तो यानी सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और पोल के माध्यम से भी आपको आंसर मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है। हृदय की बात है, फेफड़े की बात है, मस्तिष्क की बात है, ये सबका अपना अपना ही कार्य है। जैसे ये समझे जैसे क्लासरूम है। ठीक है, उस क्लासरूम में हम एक मॉनिटर बनाते हैं, कुछ क्लास के बच्चों को टीम, अगर कोई कंपटीशन की टीम बनाते हैं तो हर किसी के काम को हम लोग बांटते हैं। उसी तरह हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी उसमें हर अंग यानी हर पार्ट्स का कुछ ना कुछ काम होता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है आंतरिक अंग जो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में वो है यकृत यानी फेफड़ा है। ठीक है, यानी सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। और आप लोग को एक होमवर्क में दे रही हूँ कि हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क का क्या कार्य है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ध्यान नोट करिए, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क का क्या कार्य है, आप ये मुझे नोट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जरूर चलते हैं। क्या दिख रहा है क्वेश्चन? सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? फिर से पढ़ेंगे, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी जो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम्स बेटिक, सी जो है लॉर्ड कर्जन एंड डी जो है लॉर्ड रिपन। तो सती प्रथा को
कौन से गवर्नर ने समाप्त किया था? तो वो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लॉर्ड विलियम बेटिक ने समाप्त किया था। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा को अवैध के रूप में घोषित किया था। आप लोग सती प्रथा के बारे में सुने भी होंगे। ठीक है, ये राजा राममोहन राय ने इसके खिलाफ एक अभियान भी चालू किया था, क्योंकि ये सती प्रथा क्या है, वो महिलाओं को एक प्रताड़ना के रूप में था, जो समाज में एक कहा जाए कि मिथ्या के रूप में एक परंपरा बनी हुई थी, जो महिलाओं के लिए काफी दयनीय थी। उनकी स्थिति काफी मतलब कि कहा जाए ना कि मतलब कि जीने से भी बदतर टाइप की वो कर दी जाती थी, जिसके लिए राजा राममोहन ने इसके खिलाफ क्या किया था, अभियान चालू किया था कि सती प्रथा को बंद किया जाए। बहुत ऐसे आपको पोल के माध्यम से भी आंसर मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो बी है लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्वेश्चन, सभी बच्चे जरूर कमेंट करते रहिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको याद होगा, मैं पिछली क्लास में ये होमवर्क दी थी। ठीक है, याद है? तो चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है यमुना, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गंगा और डी है गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ये याद कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। यमुना जो ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यह तंत्र एशिया की सबसे बड़ी नदी में से एक है। ठीक है, चलिए अगर गोदावरी की बात करें तो यह भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी में से है। सबसे बड़ी लंबी की बात करें तो गंगा, और सबसे दूसरी बड़ी लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी। यमुना की बात करें तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तंत्र एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है बच्चे, तो आज मैं आपको 10 क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के बताई हूँ, जो आपके एग्जाम से, आपके नॉलेज से भी रूबरू होंगे। तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारा हल्का सा सपोर्ट आपकी लाइफ को इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीजमेंट सिर्फ आप में नहीं है, ये हमारी टीम में है। तो हमें कमेंट जरूर करिए, हमें अपनी राय जरूर बताइए कि हम आपके सामने क्या लाएं कि आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिट हो। शायद कुछ आइडिया आपके पास हो, शायद वो आइडिया हमारे पास ना हो, तो आप हमें अपने आइडियाज भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो आप बताएंगे हमारा क्लास आपको कैसा लगता है, और आपकी इस अंकिता मैम के साथ आपको ये क्लास कैसा लगता है, हमें जरूर शेयर करेंगे कमेंट के रूप में, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना नहीं भूलेंगे, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी कि कब क्लास आपके पास जा रहा है। तो ठीक है, सभी बच्चे अपने ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, और जब कोई भी मन में क्वेश्चन आए तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो ठीक है, आज की क्लास में हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।